स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर इंटरमीडिएट्स के इस थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। पहले दो पार्ट में हमने मिस्टर जोएल ग्रीनब्लैट के मैजिक फार्मूला के बारे में बात की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फार्मूला है जिसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। तो आज हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की ओर बढ़ेंगे। आज हम जाने माने फंड मैनेजर मिस्टर जेम्स ओशॉग्नेसी की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। मिस्टर शॉग्नेसी ओशॉग्नेसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय उन्होंने बेसिकली दो स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया। पहली है कॉर्नरस्टोन ग्रोथ और दूसरी है कॉर्नरस्टोन वैल्यू। इन स्ट्रेटेजीज को यूज करके उन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स कमाए और स्टॉक मार्केट इंडाइसेस को बड़े आसानी से बीट कर दिया। चलो तो उनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करते हैं जिन्होंने उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस हासिल करने में मदद की। तो हम शुरुआत करेंगे कॉर्नरस्टोन ग्रोथ मेथड से। कॉर्नरस्टोन ग्रोथ मेथड के बेसिकली 4 क्राइटेरियाज हैं। चलो तो वन बाय वन उन्हें समझ लेते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। सो जनरली जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2-3 हजार करोड़ से 20-25 हजार करोड़ है, ऐसी कंपनीज को आपको ढूंढना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के इस क्राइटेरिया के बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है कि उस कंपनी का ईपीएस दैट इज अर्निंग पर शेयर पिछले 5 सालों में लगातार बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। यानी अगर किसी कंपनी का ईपीएस पिछले 5 सालों से लगातार नहीं बढ़ रहा है तो वो कंपनी रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपको ईपीएस क्या होता है ये नहीं पता तो आपको बता दूं कि ईपीएस का मतलब होता है कि अगर कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स के बीच बांट देती तो एक शेयर के पीछे शेयर होल्डर को कितने रुपए मिलते हैं। तो अर्निंग पर शेयर, नाम में ही मतलब पता चल जाता है। ईपीएस का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। कंपनी का प्रॉफिट आपको कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मिल जाएगा और कंपनी के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आपको कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में मिल जाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस और शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये दोनों भी चीजें आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में मिलेगी। कंपनी के एनुअल रिपोर्ट आप उस कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करके इन्वेस्टर सेक्शन में जाके देख सकते हो। चलो तो टीसीएस का ही एग्जांपल लेके ईपीएस को समझते हैं। वैसे टीसीएस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2-3 हजार से 20-25 हजार करोड़ के बीच में तो नहीं है, बट मैजिक फॉर्मूला में हमने टीसीएस का ही एग्जांपल लिया था, तो इस बार भी टीसीएस का ही एग्जांपल लेते हैं। तो टीसीएस के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप देख सकते हो कि टीसीएस का प्रॉफिट है 31,562 करोड़ और टीसीएस के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 375.23 करोड़, जिसके बाद ईपीएस निकल कर आता है 84.11। सो इसी तरह आपको जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2-3 हजार करोड़ से 20-25 हजार करोड़ के बीच है उनका ईपीएस निकालना होगा। और 1 साल का नहीं, आपको पिछले 5 साल का ईपीएस निकालना होगा और देखना होगा कि क्या पिछले 5 साल में कंपनी का ईपीएस लगातार बढ़ा है या नहीं। अगर किसी कंपनी का ईपीएस लगातार बढ़ रहा है तो एक बहुत अच्छा सिग्नल है। साथ ही आपको यह भी देखना चाहिए कि कंपनी का ईपीएस कैसे बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है। कई बार कुछ कंपनीज क्या करती है कि अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत सारा डेट ले लेती है, जिसके बाद उनका प्रॉफिट और ईपीएस तो बढ़ने लगता है पर साथ ही डेट का जो बर्डन है वो भी बढ़ने लगता है। इसलिए अगर किसी कंपनी का ईपीएस लगातार बढ़ रहा है तो आपको ये भी देखना होगा कि क्या कंपनी का डेट तो लगातार नहीं बढ़ रहा है। अगर डेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो वहां पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। तो कंपनीज का 5 साल का ईपीएस निकालते रहना ये भी काफी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो इसे समय टाइम बचाने के लिए आप moneycontrol.com का यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको moneycontrol.com पर जाना है और वहां जाकर टीसीएस टाइप करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ फाइनेंशियल्स पे। यहाँ नीचे आपको दिखेगा फाइनेंशियल रेशोज, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ ऊपर 2 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन का मतलब होगा सिर्फ टीसीएस और कंसोलिडेटेड का मतलब होगा टीसीएस और टीसीएस की सब्सिडियरी कंपनीज। तो हमने जो ईपीएस निकाला था वो कंसोलिडेटेड का निकाला था। सो लेट्स क्लिक ऑन कंसोलिडेटेड। तो यहाँ पर आपको पिछले 5 साल का ईपीएस दिखेगा। तो यहाँ ऑब्जर्व करने पर आपको पता चलेगा कि पिछले 5 सालों में टीसीएस का ईपीएस बढ़ा नहीं है बल्कि कम हो गया है। तो मिस्टर ओशॉग्नेसी का क्राइटेरिया है कि पिछले 5 साल में ईपीएस लगातार बढ़ना चाहिए। तो इसी तरह आपको कंपनीज के ईपीएस निकालने हैं और चेक करना है कि क्या उस कंपनी का ईपीएस पिछले 5 सालों में लगातार बढ़ रहा है या नहीं। अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो वो कंपनी आपको रिजेक्ट कर देनी है। मिस्टर ओशॉग्नेसी की कॉर्नरस्टोन ग्रोथ मेथड का तीसरा क्राइटेरिया है कि प्राइस टू सेल्स रेशियो 1.5 से कम होना चाहिए। तो चलो पहले बात करते हैं कि प्राइस टू सेल्स रेशियो क्या होता है। प्राइस टू सेल्स रेशियो एक वैल्यूएशन रेशियो है। सेल्स का ही मतलब होता है रेवेन्यू, यानी अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और बाकी सोर्सेज से कंपनी को जो पैसा मिला है वो कंपनी का रेवेन्यू यानी सेल्स होता है। और प्राइस टू सेल्स रेशियो का फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय सेल्स पर शेयर। तो शेयर प्राइस आपको मनी कंट्रोल या फिर बीएसई एनएसई के वेबसाइट से मिल जाएगी। सेल्स आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मिल जाएगा और नंबर ऑफ शेयर्स आपको कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में मिल जाएंगे। अगर प्राइस टू सेल्स रेशियो के इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई किया जाए तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह बनेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय सेल्स। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको मनी कंट्रोल वेबसाइट पर मिल जाएगा और सेल्स यानी रेवेन्यू आपको कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मिल जाएगा। सो अगर टीसीएस की बात की जाए तो टीसीएस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,96,631 करोड़ और फाइनेंशियल 2018-19 में टीसीएस का सेल्स था 1,46,463 करोड़, जिसके बाद प्राइस टू सेल्स रेशियो निकल कर आता है 5.43। इसका मतलब है कि कंपनी के 1 रुपए के सेल्स के लिए
लोग 5.43 रुपीज पे करने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो 10 निकल कर आता है तो उसका मतलब होगा कि उस कंपनी के 1 रुपए के सेल्स के लिए लोग 10 रुपए पे करने के लिए तैयार है। यानी उसका ही मतलब होगा कि उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी के सेल्स के 10 गुना है। तो इस तरह जिन कंपनीज का प्राइस टू सेल्स रेशियो 1.5 से कम है, ऐसी कंपनीज आपको ढूंढनी है। तो जो कंपनीज ये तीनों क्राइटेरियाज क्लियर करेगी उनको फिर आपको डिविडेंड यील्ड के अनुसार अरेंज करना है। वैसे डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, यानी एक शेयर के पीछे कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है डिवाइडेड बाय उस कंपनी की शेयर प्राइस। कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा कुछ कंपनी तो अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, उसे डिविडेंड कहते हैं। और जरूरी नहीं होता कि सारी कंपनीज डिविडेंड ही दे। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी या नहीं, ये डिसीजन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। तो जिन कंपनीज ने ये तीनों क्राइटेरियाज यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया, पिछले 5 सालों में ईपीएस लगातार बढ़ना चाहिए ये क्राइटेरिया, और प्राइस टू सेल्स रेशियो 1.5 से कम होना चाहिए, ये तीनों क्राइटेरियाज क्लियर कर दिए हैं, उन कंपनीज को फिर डिविडेंड यील्ड के अनुसार अरेंज करना होगा। यानी वो कंपनी सबसे ऊपर आएगी जिसकी डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है। तो ये थे मिस्टर ओशॉग्नेसी की कॉर्नरस्टोन ग्रोथ मेथड। अगर आपके लिए सारे कैलकुलेशंस मैन्युअली करना पॉसिबल है तो आप जरूर कीजिए। तो यहाँ पर आप screener.in का यूज कर सकते हैं। आपको करना यह है कि screener.in पर जाकर स्क्रीन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ राइट हैंड साइड में जो सर्च बॉक्स है उसमें आपको टाइप करना है ओशॉग्नेसी, या फिर शॉग्नेसी टाइप किया तो भी चलेगा और सर्च पर क्लिक कर लीजिए। जिसके बाद यहाँ नीचे आपको शॉग्नेसी के दोनों फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, फार्मूला 1 एंड फार्मूला 2। तो फार्मूला 2 जो है वो है कॉर्नरस्टोन ग्रोथ का, तो उस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ नीचे आ जाइए। तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पर डाले गए हैं। तो यहाँ पर क्राइटेरिया डाला गया है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से 5000 करोड़ के बीच होना चाहिए। इस साल का ईपीएस पिछले साल के ईपीएस से ज्यादा होना चाहिए। देन यहाँ पर लिखा है कि प्राइस टू सेल्स रेशियो 1.5 से कम होनी चाहिए। और यहाँ पर एक क्राइटेरिया ज्यादा डाल दिया गया है, वो ये कि कंपनी के पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी के पिछले 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ से ज्यादा होनी चाहिए। वैसे ये क्राइटेरिया मिस्टर ओशॉग्नेसी के क्राइटेरिया में शामिल नहीं है, तो इसे आप चाहे तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। और हटाकर रन क्वेरी पर क्लिक करके आपको वो सारी कंपनीज मिल जाएगी जो कॉर्नरस्टोन ग्रोथ क्राइटेरिया को क्लियर करती है। और फिर आपको एडिशनल एक काम करना पड़ेगा, वो ये कि आपको डिविडेंड यील्ड उन कंपनीज की पता करनी होगी और उसके अनुसार उन कंपनीज को अरेंज करना होगा। कॉर्नरस्टोन ग्रोथ मेथड के प्रोज एंड कॉन्स की बात की जाए तो कॉर्नरस्टोन ग्रोथ मेथड में सबसे लास्ट में डिविडेंड यील्ड के अनुसार कंपनी को अरेंज किया जाता है, जबकि आप रियलिटी में देखोगे तो आजकल बहुत ही कम कंपनीज डिविडेंड देती है। ज्यादातर कंपनीज फोकस करती है कि वो अपना प्रॉफिट कंपनी के एक्सपांशन में लगाए, कंपनी का बिजनेस बढ़ाने में लगाए। और पर्टिकुलरली अगर कोई छोटी कंपनी है तो वो जरूर अपना पैसा एक्सपेंशन में लगाना ही प्रीफर करेगी। तो मिस्टर ओशॉग्नेसी की डिविडेंड यील्ड की जो बात है, इसके आज की डेट में ज्यादा सेंस नहीं बनता है। पुराने जमाने में कंपनीज मेनली डिविडेंड पर फोकस करती थी, लेकिन अब वैसा नहीं होता। वैसे इस मेथड ने मिस्टर ओशॉग्नेसी को सक्सेस दिलाने में काफी हेल्प की है और इस मेथड से उन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं। तो इस मेथड को आप अप्लाई करके देख सकते हो कि क्या ये मेथड आपको सूट कर रही है या नहीं। आशा करता हूँ कि आपको मिस्टर जेम्स ओशॉग्नेसी की ये मेथड अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम उनकी दूसरी मेथड कॉर्नरस्टोन वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तो ये लेक्चर देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।